Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 13 of class 9th NCERT Science. And today's our topic is 13.2.5 Infectious and Non-Infectious Causes. संक्रामक and असंक्रामक कारक. So डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. As we have seen, it is important to keep public health and community health factor in mind when we think about causes of disease. जब भी हम रोगों के कारण के विषय में हम बातें करते हैं या सोचते हैं तो हम दो फैक्टर्स को जो है ध्यान में हम मेनली रखते हैं. पहला है हमारा पब्लिक हेल्थ यानी कि जो लोक सेवाएं हैं, एंड कम्युनिटी हेल्थ जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य है. तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है. वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर. अब हम इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और डीप में स्टडी करने वाले हैं. इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट टाइप. तो अब हमें जो इमीडिएट कॉजेज है यानी कि जो हमारे तत्कालिक कारक है जैसे कि पैथोजेंस वगैरह है, मतलब ये दो टाइप के होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है. तो पहला ग्रुप इसमें क्या है? पहला ग्रुप वो है जो कि इन्फेक्टियस एजेंट है, यानी कि वन ग्रुप ऑफ कॉजेज इज इन्फेक्टियस एजेंट. इन्फेक्टियस एजेंट में क्या आएंगे? बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज. तो ऐसे डिजीज जिनमें जो माइक्रोब्स है वही इमीडिएट कॉजेज होते हैं, यानी कि वही मेन कारक होते हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं. तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज. दिस इज बिकॉज द माइक्रोब कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी. क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाते हैं, एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम. एंड जो बीमारी वो फैलाते हैं वो खुद फैलेंगे तो बीमारियों को भी वो फैला देंगे. थिंग्स टू पॉन्डर. तो अब हमें कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स है जो हमें सोचने हैं, समझने हैं. डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन. क्या सारी की सारी बीमारियां ऐसी होती है जो एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है? मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसके संपर्क में आओ, क्या सभी को रोग लग जाएगा? सेकेंड, व्हाट आर द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग. ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जो स्प्रेड नहीं होती है? हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन. तो अगर ऐसी बीमारियां जो स्प्रेड ही नहीं होती तो फिर ऐसी बीमारियां दूसरे लोगों को भी या किसी को भी होती क्यों है जब वो स्प्रेड ही नहीं हो सकती? तो उनके पीछे का रीज़न क्या है? ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट कोज्ड बाय इन्फेक्टियस डिजीज. तो पहली थी जो इन्फेक्टियस एजेंट कोज कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो इन्फेक्टियस एजेंट के बिना भी वो फैल जाती है, यानी कि वो कोज उसका कोई ना कोई रीज़न होता है एंड वो किसी पर्सन को वो हो सकती है. डिजीज देयर कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी. तो यहाँ पर जो कॉजेज है, यहाँ पर जो रीज़न है बीमारी होने के वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली रीज़न ये है कि इनको फैलाने के लिए कोई माइक्रोब नहीं होता, यानी कि कोई एक्सटर्नली कोई रीज़न नहीं होता. जैसे कि माइक्रोब्स में जो इन माइक्रोब्स थे जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह, तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं होता, बट ये कम्युनिटी में फिर भी फैल जाती है. इंस्टेड दे आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्टियस कोजेज, यानी कि इनमें जो रीज़न होते हैं फैलने के वो इंटरनल रीज़न ही होते हैं, एंड वो क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्टियस, यानी कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो नहीं फैल सकते. फॉर एग्जाम्पल, सम कैंसर आर कोज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो कैंसर वगैरह है उसका जो रीज़न होता है वो होता है कुछ अनुवांशिक असामान्यता हो जाए, बॉडी के अंदर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो. हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो एक्सेसिव वेट या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकती है कि आपकी बॉडी में वजन ज़्यादा हो गया है एंड आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी. यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीज वेयर द इमीडिएट कॉजेज विल नॉट बी इन्फेक्टियस. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं जो कि इन्फेक्टियस नहीं है, यानी कि वो फैल नहीं सकती पर्सन टू पर्सन. यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है पेप्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज, कि पेप्टिक अल्सर
की वजह से कैसे कुछ साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिल गया। फॉर मैनी ईयर्स एवरीबॉडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर विच कॉजेज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन स्टमक एंड ड्यूodenum। तो यहाँ पर क्या है कि कई वर्षों तक लोग सोचते थे कि जो पेप्टिक अल्सर है एक बीमारी है जो कि स्टमक के अंदर क्या होता है कि एसिडिटी की वजह से पेन हो जाता है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी स्टमक के अंदर और हमारे ड्यूodenum के अंदर वेयर बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल रीजन। और इसका रीज़न होता है कि रहने सहने का जो ढंग है रहने का वो लोगों का अच्छा नहीं है। एवरीबॉडी थॉट दैट ए स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक एंड इवेंचुअली कॉज्ड पेप्टिक अल्सर। लोग सोचते थे कि अगर वो मतलब लोगों का यही सोच रहा था कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, वो परेशानी में होते हैं और इस वजह से क्या होता है कि उनका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेट करने लग जाता है और उनको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। देन टू ऑस्ट्रेलियन मेड अ डिस्कवरी दैट ए बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायलोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्टों ने पता लगाया कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इसका पेप्टिक अल्सर का मेन कोज है। रॉबिन वॉरेन जो कि 1937 में बोर्न हुए थे, अब पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया, सो दैट दिस स्मॉल कर्व बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मैनी पेशेंट। तो उसके बाद पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक पर्थ यानी कि पर्थ नामक जगह से होंगे वो, एंड ऑस्ट्रेलिया के एक रोग विज्ञानी थे यानी कि पैथोलॉजिस्ट थे, रॉबिन वॉरेन उनका नाम था। उन्होंने छोटे छोटे कर्ड बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्टमक के जो हमारा लोअर पार्ट होता है स्टमक का वहाँ पर उन्होंने देखे। ही नोटिस्ड दैट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। और उन्होंने देखा कि जो इन्फ्लेमेशन के जो साइंस है वो इन बैक्टीरियाज के अराउंड प्रेजेंट है। एंड बैरी मार्शल जो कि 1951 में बोर्न हुए थे, एक यंग क्लिनिकल फेलो, बिकम इंटरेस्टेड इन वॉरेन फाइंडिंग एंड सक्सेसफुल इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज। और बैरी मार्शल जो कि एक क्लिनिकल फेलो थे, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट उन्होंने इस चीज़ में लिया कि जो खोज है उन्होंने जो वॉरेन ने जो खोज की थी उसको उन्होंने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने देखा कि कैसे जो बैक्टीरिया के सोर्सेज हैं उनको थोड़ा और डीपली स्टडी किया जाए। इन ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वॉरेन शोड दैट पेशेंट वुड बी cured of पेप्टिक अल्सर ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टमक। और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो पेप्टिक अल्सर है उसका मेन जो इलाज है वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इन बैक्टीरियाओं को हमारे स्टमक के अंदर ही इनको किल कर दिया जाए। थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रोनिक फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये क्रोनिक डिजीज नहीं रही है क्योंकि इसका एक एंटीबायोटिक के वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है वो अब पॉसिबल है। For this achievement, Marshall and Warren received the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2005। तो इस खोज के बाद जो मार्शल और वॉरेन है उनको फिजियोलॉजी जिसको हम शरीर क्रिया बोलते हैं एंड मेडिसिन्स औषधि में 2005 में उनको जॉइंट मतलब कंबाइंड रूप से उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। Now the ways in which disease spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different disease। तो वो रोग जो है वो फैलते हैं तो उसका रीज़न उसके तरीके उनका ट्रीटमेंट और उनका जो है प्रिवेंशन कैसे हम उनको रोक सकते हैं। तो अलग अलग रोग के लिए सब चीज़ें अलग होती है यानी कि अलग रोग का फैलने का तरीका भी अलग होगा, उसको उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा, ठीक है, एंड उसका प्रिवेंशन भी उसको हम कैसे रोक सकते हैं वो भी अलग होगा। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉजेज आर इन्फेक्टिस एंड नॉन इन्फेक्टिस। और मेनली डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि इसका फैलने का जो कारक है वो इन्फेक्टियस है या नॉन इन्फेक्टियस है।
सो पहले हम थोड़ा इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट है, कौन कौन से कारक है जिससे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज फैलती है। वी हैव सीन दैट एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन ए लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। तो हमने देखा है कि जो हमारी लिविंग हमारा वर्ल्ड है उसमें कुछ ग्रुप्स में जो है पूरी डाइवर्सिटी को, पूरी विविधता को डिफाइन किया हुआ है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये क्लासिफिकेशन जो एक ग्रुप में वर्गीकरण किया गया है इनका, तो वो किस बेस पे किया गया है कि उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ सामान्य गुण थे, उसके आधार पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि डिजीज को कॉज करते हैं, तो उनको जो है उनको भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंगी, सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोआंस। सम डिजीज आर कॉज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म ऑफ डिफरेंट काइंड। तो इनके पीछे बेसिकली रीजन यही है कि उनमें से कुछ हो सकते हैं कि वायरस हो, कुछ हो सकते हैं हमारे बैक्टीरिया हो, कुछ फंजाई जिसको हम कवक बोलते हैं, कुछ हो सकते हैं कि मल्टी सेलुलर हो, कुछ सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं जो सिंगल सेलुलर है लाइक की प्रोटोजोआ। तो बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल, पहले हमारे पास पिक्चर दिखाई हुई है 13.a। यहाँ पर जो है पिक्चर ऑफ SARS viruses coming out of the surface of infected cell. The wide scale line represent 500 nanometer, which is half a micrometer, which is 1/1000 of millimeter. The scale line gives an idea of how small the things we are looking at are. Courtesy, ये यहाँ से पिक्चर उठाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसको हम एक वायरस जिसको हम सार्स वायरस बोलते हैं, तो उसका एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। और जो वाइट लाइन यहाँ पर दिखाई हुई है वो दिखाई हुई है कि ये जो पिक्चर है उसका 500 नैनोमीटर की मेजरमेंट ये शो कर रही है, जो कि माइक्रोमीटर का हाफ होता है। और जो माइक्रोमीटर है वो 1 मिलीमीटर का 1000 टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटे लेवल पर यानी कि बहुत ही स्मॉल लेवल पर ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है सार्स वायरस की। नाउ पिक्चर सेकंड इज, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ 13.1b। तो ये पिक्चर यहाँ पर दिखाई हुई। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया विच कॉज एक्ने, यानी कि जो एक्ने हो जाते हैं, फेस पर मुहासे वगैरह हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। द स्केल ऑफ इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप विच इज 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। तो 5 माइक्रोमीटर की जो रेंज है उसमें ये पिक्चर उतारी हुई है। थर्ड हमारे पास जो पिक्चर है 13.1c। सो ये हमारे पास पिक्चर है प्रोटोजोआ है, ये ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ की पिक्चर है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, जो कि स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करती है। द ऑर्गेनिज्म इज लेइंग नेक्स्ट टू अ सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल। और जो ट्रिप्नोसोमा है उसका जो यहाँ पर एक रेड ब्लड सेल के साथ इसकी पिक्चर जो है वो दिखाई हुई है, ये डिफाइन करने के लिए कि आपको इसका साइज वगैरह पता लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ट्रिप्नोसोमा एक, जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है 13.1d। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेशमानिया, द प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज कालाजार। तो कालाजार जो एक डिजीज होती है उसका कॉज होता है लेशमानिया, जो कि एक प्रोटोजोआ है। एंड द ऑर्गेनिज्म आर ओवल शेप्ड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अंडाकार शेप के होते हैं। एंड ईच हैज़ वन लॉन्ग व्हीप लाइक स्ट्रक्चर, और इनमें क्या होता है, एक
वीप लाइक, एक चाबुक नुमा जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है इसके अंदर। वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग while a cell of immune system has gripped onto web of the dividing organism and is sending cell possess up to eat up the organism. The immune cell is about 10 micrometer in diameter। तो जो यहाँ पर एरो के द्वारा यहाँ पर दिखाया हुआ है इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिवाइड करता है। I think this was the last, नहीं अभी 13.1D is also left। So this is the picture of adult round worm जिसको हम गोल कृमि बोलते हैं। So this is Ascaris lumbricoides, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये राउंड वॉर्म मिलता है। द रूलर नेक्स्ट टू इट शोज 4 सेंटीमीटर टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल। तो यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर का स्केल है वो दिखा रहा है कि इसका साइज कितना होता है। नाउ वी हैव कॉमन एग्जाम्पल ऑफ Common example of disease caused by viruses are common cold, influenza, dengue fever and AIDS। सो जो ऐसी डिजीज जो कि वायरस से कोज होती है उनमें है कुछ कॉमन कोल्ड है जो कि खांसी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा एक डिजीज है जो कि वायरस से होती है, डेंगू बुखार, और एड्स ये कुछ डिजीज है जो कि वायरस कोज करता है। डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स ये डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कोज करता है। तो टाइफाइड बुखार, हैजा, शेरोक एंड एंथ्रेक्स, तो ये जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होते हैं। कौन कौन से? टाइफाइड, हैजा एंड टीबी एंड एंथ्रेक्स। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगी। तो बहुत सारी फंजाई ऐसी होती है जिसकी वजह से स्किन के बहुत सारी डिजीज होती है। एंड प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया, कालाजार। तो जो प्रोटोजोआ है उससे मलेरिया, कालाजार ऐसे कुछ रोग जो हैं वो होते हैं। ऑल ऑफ अस हैव कम अक्रॉस इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन। तो हम सभी को जो है हम सभी पीड़ित हो चुके हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ वॉर्म यानी कि कीड़े हो जाते हैं। एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटाइसिस कोज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रीज़न भी है जो कि जैसे कि एलिफेंटाइसिस है। तो ऐसे कुछ डिजीज है जो कि वॉर्म वगैरह की वजह से होते हैं, कीड़े वगैरह की वजह से जो ये डिजीज है वो हो जाती हैं, यानी कि कृमि वगैरह जो है वो इसके बेसिकली रीज़न होते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इन संक्रामक कारकों के बारे में, इनके ग्रुप्स के बारे में इतना हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसका आंसर ये है कि जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि हम इनको ट्रीटमेंट इनका कैसे करेंगे। मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दिस ग्रुप जैसे कि वायरसेस है, बैक्टीरिया है, एंड सो हाउ मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल ऑल वायरसेस लिव इनसाइड होस्ट सेल विच बैक्टीरिया वर वेरी रेयरली डू। इनका एक जो है डिसिमिलरिटी तो इनमें ये है कि जो वायरस है वो होस्ट यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर प्रपोषी बॉडी जिसको हम बोल सकते हैं, प्रपोषी जो कोशिका है उसमें ये रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। तो जैसे कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजाई है वो अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन जो वॉर्म है, जो कृमि होते हैं
वो बहुत ही स्लोली ये सब कर पाते हैं। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। और जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से वायरस के कंपैरिजन में बहुत पास पास होते हैं, यानी कि उनकी जो बैक्टीरिया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी एक दूसरे से मीट करती है। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बैक्टीरिया में सिमिलर होती हैं लेकिन वायरस में वो डिफरेंट होती हैं। एज ए रिजल्ट ड्रग दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी कि जो बीमारी एक बैक्टीरिया को रोकने में कामयाब हो सकती है कि वो सभी उसी टाइप के सारे बैक्टीरियाज को वो ख़त्म कर दे या उसको किल कर दे। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट माइक्रो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। लेकिन हो सकता है कि भाई वही सेम ड्रग, वही सेम जो दवाई है, औषधि है, वो बाकी ग्रुप पर बाकी के जो माइक्रोब्स है उन पर वो इफेक्ट ना करे। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक। तो उदाहरण के रूप में हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। तो वे बैक्टीरिया के जो बायोकेमिकल पाथ है उनको ये स्टॉप कर देते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो अपनी सेल वॉल बना लेते हैं। सो जो एंटीबायोटिक लाइक की पेनिसिलिन वो बैक्टीरियल प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देती है जो कि सेल वॉल को बिल्ड करने में हेल्प कर रही थी। यानी कि बैक्टीरियल प्रोसेसेस को अगर वो ब्लॉक कर देगी तो ये बैक्टीरिया खुद ही जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनएबल टू मेक सेल वॉल। और जो बैक्टीरिया वो सेल वॉल नहीं बना पाएंगे और अपने आप से वो डाई हो जाएंगे। ह्यूमन सेल डज नॉट मेक अ सेल वॉल एनी वे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। तो पेनिसिलिन जो हमारी बॉडी है वो तो सेल वॉल नहीं बना सकती है, तो इसीलिए हमारी बॉडी के ऊपर पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो पेनिसिलिन will have this effect only on bacteria that use such process for making cell wall। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया बना रहे होते हैं उन्हीं पर ये इफेक्ट जो है करती है, उनको किल करती है। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। तो ऐसे ही जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया पर वर्क ना करके वो बहुत सारे बैक्टीरियाज पर वर्क करती है। बट जो वायरसेस हैं वो उनमें कोई ऐसा पाथवे नहीं होता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। और यही रीज़न होता है कि वायरल इन्फेक्शन अगर हमें हो जाए तो वहाँ पर हमें कोई एंटीबायोटिक जो है वो उनको किल नहीं कर पाएगा, वो अपना जो इफेक्ट है वो नहीं दिखा पाएगा। इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, अगर हमें खांसी जुकाम से अगर हम ग्रसित है, हम पीड़ित है, तो टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सेवरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उससे हमारी जो जुकाम है उसकी अवधि या उसकी जो टाइम है, जितने टाइम तक वो रहेगा, जो ड्यूरेशन है उसकी, वो कम यहाँ पर नहीं होगी। हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद वायरल कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक विल हेल्प। तो अगर हो सके कि अगर हमें सिर्फ वायरल इन्फेक्शन तो हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर हमें ये हो कि एंटीबायोटिक हम तब ले सकते हैं अगर हमें वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन विल नॉट द वायरल इन्फेक्शन। और उस केस में भी जो हमारी एंटीबायोटिक है वो सिर्फ बैक्टीरिया वाले पार्ट पर ही जो है वो एक्शन करेगी, वायरल इन्फेक्शन पर उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। नाउ एक्टिविटी 13.5, फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ यू इन योर क्लास हैज हैड कोल्ड कफ फीवर रिसेंटली। तो आपको पता करना है कि आपकी क्लास में पिछले कुछ दिनों में कितने बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार ये सब हुआ था। हाउ लॉन्ग डिड द इलनेस लास्ट, कितने दिन तक वो बीमारी रही है। हाउ मैनी ऑफ यू टुक एंटीबायोटिक, कितने लोगों ने आप में से एंटीबायोटिक को यूज किया है। हाउ लॉन्ग वर दोज हु टुक एंटीबायोटिक इल, और ऐसे लोग जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया वो कितने लंबे टाइम तक बीमार रहे हैं। हाउ लॉन्ग वर दोज हु डिड नॉट टेक द एंटीबायोटिक, तो ऐसे कौन से ऐसे लोग जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं ली वो कितने दिन तक बीमार रहे हैं। क्या ऐसा कोई डिफरेंस है, अगर है तो यहाँ पर रीज़न क्यों होगा। अगर एंटीबायोटिक लेते हैं हमें कोई ऐसी रीज़न है जो हमें जो है
कोल्ड कफ या फीवर है जो कि एक तरह से वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट जो है वो नहीं डालती है। तो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन के केस में हमें एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बीमारी जो है उसका उसका लाइफ स्पैन वो कम यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक जो है वो हमें बहुत जल्दी ठीक कर देती है। नाउ वी हैव मीन्स ऑफ स्प्रेड, रोगों के फैलने का साधन या तरीका, कैसे फैलते हैं। हाउ डू इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड, कैसे इन्फेक्टियस डिजीज फैलते हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम वन अफेक्टेड पर्सन टू सम एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो बहुत से माइक्रोबियल एजेंट ऐसे होते हैं, सूक्ष्मजीवी कारक ऐसे होते हैं जो रोगी से, पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं और बहुत तरीके होते हैं फैलने के। इन अदर वर्ड दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये जो रोग है वो संचारित हो सकते हैं, मतलब कि वो कम्युनिकेट हो सकते हैं, जैसे कि हम संचारण करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, हम थॉट्स को पहुंचाते हैं, ऐसे ही रोग भी एक दूसरे से फैल जाते हैं और ऐसे ही रोगों को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से भी, वो हवा से भी वो फैल जाते हैं। दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट बाय इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब कोई मनुष्य जो है, कोई पेशेंट है और वो स्नीजिंग कर रहा है, वो छींक रहा है, वो कफ जो है, खांसी वो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि हवा के द्वारा ये सूक्ष्म जीव जो है वो किसी जो है हवा में वो फैल जाएंगे। एंड समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट्स, और कोई जो पास में खड़ा व्यक्ति है वो जैसे ही वो सांस लेता है तो उसके शरीर में ये चीज़ें, ये जो इन्फेक्शंस है वो प्रवेश कर जाएंगे। एंड द माइक्रोब्स गेट ए चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन, और जो माइक्रोब्स है उनको एक नया चांस मिल जाएगा कि वो एक अपना इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो खांसी, जुकाम, न्यूमोनिया और जो टीबी है वो ऐसी डिजीज है जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकती है और ऐसे स्प्रेड वो हो सकती है थ्रू एयर। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट आवर सेल्फ। बहुत टाइम हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम किसी पर्सन को हो रहा है और हम उसके साथ में बैठे हैं तो वो हमें भी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। एंड ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आवर लिविंग कंडीशंस आर, द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एयरबोर्न डिजीज विल स्प्रेड। और अगर जितनी भीड़ भाड़ वाली जगह होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमें बीमारी जो है वो फैल जाए, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह में बीमारी फैलने के जो कारण हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, वाटर से भी स्प्रेड हो सकती है। दिस अकर इफ excreta from someone suffering from infectious gut disease such as cholera get mixed with drinking water used by people living nearby। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को, मान लो कि हैजा अगर किसी व्यक्ति को है और वो अपना एक्सक्रेट यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पीने वाले पानी में मिल जाए, तो जाने अनजाने में जो व्यक्ति साफ स्वस्थ है वो पानी पी लेता है तो उसको बीमारी हो जाएगी। द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ हेल्थी पर्सन थ्रू वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम। तो जिस व्यक्ति को हैजा है तो ऐसे हैजे के जो रोगाणु होते हैं वो पानी पीने की वजह से किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी एंटर कर जाते हैं। सच डिजीज आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और ऐसी जगह जहाँ पे पानी की सेफ सप्लाई नहीं है तो ऐसी जगह पर ये जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। द सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर। तो जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी जो दो लोग हैं वो फिजिकली रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि उनको भी जो डिजीज़ है वो हो सकते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स जो कि ट्रांसमिट हो जाते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक। तो ऐसी जो हमारे सूक्ष्म जीव है जैसे कि सिफिलिस है, एड्स है, तो ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन। कॉजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड हैंडशेक और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी अदर वे इन विच वी टच ईच अदर
सोशली। और इसके साथ साथ जैसे कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खेल कूद जैसे कि आप रेसलिंग वगैरह, कुश्ती वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी जिससे हम लोगों के संपर्क में आए, तो उस वजह से भी हमें जो है फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, यानी कि लैंगिक संचारी जो रोग है वो हमें हो जाते हैं। अदर दैन द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, द वायरसेस कॉजिंग एड्स HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। So infected mother to her baby during pregnancy or through breast feeding। तो ऐसे डिजीज जो कि अदर दैन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो वायरस कोजिंग डिजीज है जैसे कि एड्स वगैरह, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा वो कुछ और भी रीजन होते हैं जो वो फैल सकती है, लाइक कि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाए, यानी कि किसी व्यक्ति का जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति है उसका ब्लड किसी अदर हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके बेबी को भी वो जो HIV है वो हो सकता है। एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, यानी कि अगर कोई शिशु जो है वो स्तनपान करता है तो उसको भी वो डिजीज जो है वो फैल सकती है, वो इन्फेक्शन उसको हो सकता है। वी लिव इन एनवायरनमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। तो हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हमारे अलावा बहुत सारे जीव भी रहते हैं। सो इट इज़ इनएविटेबल दैट मैनी डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। तो इसमें हो सकता है कि अन्य जंतुओं के द्वारा, अन्य चीज़ों के द्वारा, अन्य एनिमल्स के द्वारा हमारे अंदर कुछ जो डिजीज है वो ट्रांसमिट हो जाए। दिस एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। तो हो सकता है कि जो ये जंतु है, ये एनिमल्स है, वो संक्रमण वाले कुछ फैक्टर्स को रोगी से लेकर आए और कुछ नए होस्ट तक, नए जो अच्छा पोटेंशियल वाला होस्ट है, यानी कि कोई स्वस्थ आदमी है, उसके अंदर ये ट्रांसमिट कर दे। दीज एनिमल्स आर द इंटरमीडिएटरी एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो इनको, ऐसे एनिमल्स को हम इंटरमीडिएरीज बोलते हैं और इनको वेक्टर भी हम बोल सकते हैं, यानी कि रोगवाहक हम इनको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ये सब रीजन दिखाए हुए हैं कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के द्वारा जो है वो डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हम हैंड से करते हैं, किसी मतलब कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस केस में जो हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। बाय एयर अगर हम स्नीजिंग वगैरह करते हैं या खांसी वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे भी हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लॉथ वगैरह अगर हम डाल लें या उसके जो बर्तन वगैरह है वो हम इस्तेमाल करते तो भी हमें डिजीज हो जाती है। फूड वगैरह से भी हमें डिजीज हो जाती है, या कोई इंसेक्ट हमें बाइट कर ले, पहले इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर ले, उसके पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसमिट कर दे। एंड उसके अलावा जो रेबीज होता है, रेबिड एनिमल्स, यानी कि रेबीज के जो से संक्रमित कोई एनिमल है वो हमें जो है आपको कुत्ता वगैरह काट जाए, तो ऐसे टाइम पे भी आपको जो है इन्फेक्टियस डिजीज आपको हो सकती है। नाउ द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटोज। तो जो कॉमनेस्ट वेक्टर है, यानी कि सबसे बीच का काम जो करता है रोग वाहक, वो है मॉस्किटो। ठीक है। इट इज़ in many species of mosquito the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs। तो मच्छर जो है वो एक ऐसी स्पीसीज है जिसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने जो अंडे हैं उनको मैच्योर कर सके। मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। तो बहुत सारे जो मनुष्य जैसे जीव है उन पर मॉस्किटो फीड करता है, जिनको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं, यानी कि समतापी प्राणी हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस वगैरह। तो ऐसे चीज़ों पर, ऐसे जीवों पर वो फीड करता है। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से वो पर्सन टू पर्सन जो है डिजीज को कोज कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो till then, bye, take care।